दर्शकों, किसी भी समाज की जो असली ताकत होती है ना, वो उसकी तरक्की से नहीं होती है, बल्कि वो तब होती है जब वहाँ के हर नागरिकों को एक समान अवसर और सम्मान मिले। और जब हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है ना, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल रतिका जी, इसीलिए कानून केवल सुरक्षा नहीं देता बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सुविधाएं, राजनीतिक भागीदारी और समाज में उनको बराबरी का हक मिल सके और वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल, अधिकार से सम्मान तक दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकार, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट शतांक सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सर, सबसे पहले तो बेसिक सवाल आपसे पूछते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट होता क्या है, और ये जो कानून है इसने दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर किस तरह के बड़े बदलाव किए हैं? ठीक है सर। मैम, पहले हमारे पास जो एक्ट रहता था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1995, इट वाज अ चैरिटी बेस्ड मॉडल वेयर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइड मतलब उनको इन्फोर्स राइट्स इन्फोर्स करने के बदले एक ऑब्लिगेशन था जो मैंडेटरी नहीं था सरकार पे या लोगों पे कि उनको इंक्लूड किया जाए। फिर 2007 में भारत ने यूएन कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स को रैटिफाई किया था फॉर डिसेबल्ड पीपल, जिसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि आपने बोला समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी और उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप से अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो इन सब को समानता रखते हुए और इन सब को महत्वपूर्णता देते हुए हमने ये राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट प्रोमलगेट करवाया है, जिसमें बेसिकली वो बोलते हैं कि अभी ये सब इट्स नॉट अ चैरिटी बेस्ड मॉडल बट लीगली इन्फोर्सिएबल राइट्स गिवन टू सच पर्सन, सो दैट नॉट ताकि ना कि सरकार बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स लाइक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ उनको भी इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण देते हुए कोशिश करनी चाहिए कि सब दिव्यांगजन लोगों को अपने वर्कफोर्स में, एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूड किया जाए और उनके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाए। इसको मैंडेटरी कर दिया गया है अभी। तो ऐसे में सर एक सवाल ये है कि कानून में दिव्यांगता और बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे शब्दों का अर्थ क्या है और आम नागरिक को इसे समझना क्यों ज़रूरी है? तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है वो आप दो तौर में बांट सकते हैं। एक तौर होता है जिसे आपने बोला कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये एक ऑल इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो एक्ट प्रोवाइड करती है, जो किसी भी मेडिकल या लीगल नुआंसेस से लिमिटेड नहीं है। इसमें आपकी अगर कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो जो मेडिकल सर्टिफिकेशन से बैक ना हो बट आपको मे बी समाज में मिलजुल के रहने में थोड़ी दिक्कत देती हो, तो उन सब के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो जैसे जो एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट इन वर्क प्लेसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, ये सब पे लागू होता है। दूसरा छोर होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट में, जहाँ पे वो आपको अफर्मेटिव एक्शन देते हैं, मतलब रिजर्वेशन के तौर पे, ताकि आप उस पर ईजी हो आपको एक्सेस करना, आपको राइट टू फ्री एजुकेशन मिलता है। तो इसके लिए ये जो एक्ट है 21 डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ मेंशन करती है। पहले 7 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और इनके अमालगमेशंस भी होते हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है। तो एक्ट एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिनोट करती है जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स या पीपल, जो लोग दिव्यांगजन होते हैं, उनमें इंक्लूड किया जाता है। और ये अगर आपको टेस्ट करके अगर आपकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है उन 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज से, तो फिर आपको आरक्षण के बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये आरक्षण के बेनिफिट्स एक्ट के हिसाब से बेसिकली आपको 5% हायर एजुकेशन में मिलता है और 4% गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मिलता है। तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए रहता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का। बाकी सारा सब पे एप्लीकेबल होता है।
तो एडवोकेट श्वेतांक, आपने बात की इक्वालिटी की, डिग्निटी की बात की, डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात की, तो एक दिव्यांग व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की थी कि एक समाज की पहचान वही होती है कि जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं उनको कैसे एक्सेस दिया जाए। दिव्यांगजन जो लोग हैं, हम उनको इस लेंस से नहीं देखना चाहिए कि वो पीड़ित है इस चीज़ से, बट कि वो एक दूसरी टाइप की इंसानियत रहती है और वो इंसानियत के ही पार्ट में है। अगर हम इन लोगों को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते चले, इसका बेनिफिट केवल उन दिव्यांगजनों को नहीं बट जनरल पब्लिक प्लेसेस को भी मिलता है। बिकॉज अभी देखिए, आज के दिन में अगर हम सबको ओल्ड एज के थ्रू कभी ना कभी जाना पड़ता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी देते हैं इन लोगों के लिए, ये बाद में सोसाइटी को भी, जो ओल्ड लोग रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रैम्प वॉक ले लीजिए, रैम्प वॉक से स्ट्रोलर से बच्चे को ले जाना, व्हील चेयर में ले जाना, ये सब सबके लिए बेनिफिशियल रहता है, नॉट ओनली फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स, मतलब ये लोग इंडिविजुअल्स हैं जो अपने महत्व और अपने एफर्ट से सारा काम मतलब जो करेंगे तो उसी से सोसाइटी की भी बेनिफिट होगी। आप लोग एक पूरा एक सोसाइटी का एक पार्ट है जो हम लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, और इस एक्ट के थ्रू अगर हम इंक्लूड करेंगे तो एक आप मान लीजिए कि एक नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, उससे भी ग्रोथ मिलती है। और फाइनली इट इज़ मतलब एक मेंटालिटी की भी बात रहती है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें भी ये समझना चाहिए कि सबकी समानता होती है, सब अलग अलग ढंग से रहते हैं, बट इस समानता को लेकर अगर हम चले तो उसमें पूरी सोसाइटी की ही बेनिफिट रहती है, ना ही केवल उनकी। तो वी शुड नॉट ओनली सी इट कि उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बट उनको वो महत्व दे के हम अपनी सोसाइटी को ऊपर कर सकते बिल्कुल। हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये है कि हम एजुकेशन फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए कानून क्या अधिकार सुनिश्चित करता है, और इसके साथ ये भी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर संस्थानों की क्या जिम्मेदारी होती है? जी, ये भी इस एक्ट ने काफ़ी इलेबोरेटली इस बात को आगे बढ़ाया है। जैसे मैंने जैसे कि दो जो शेड रहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई स्कूल उनके अगेंस्ट भेदभाव नहीं कर सकता उनको अडॉप्ट करने के लिए। स्कूल्स के ऊपर एक रिक्वायरमेंट डाली गई है कि आप टीचर्स को सेंसिटाइज करें इस मामले में कि उनको कैसे इन बच्चों को इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी बात होती है कि आप कम्युनिकेशंस के डिफरेंट तौर तरीके सीखे कि कैसे आप किसी डेफ और म्यूट और ब्लाइंड पर्सन्स को आप कैसे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो इनको इंडिविजुअलाइज अटेंशन दे रखे। So these are requirements which have been given to the educational sector में जो प्राइमरली नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे चलती है और इंक्लूजन के बेसिस पे वर्क फॉर। और सिमिलरली आरक्षण के बारे में, जैसे कि अगर आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो हायर एजुकेशन में 5% तक की आपकी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, जो इन लोगों को और एक्सेस और अपने अपने आप को बढ़ाने के लिए एक एवेन्यू देती है। और इसी प्रकार से अटेम्प्ट किया जा रहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे बच्चों को और अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस दिए जाए, जैसे कि हैंड रेलिंग हो या रैम्प्स हो, ताकि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनमें भी ये एक्शंस किया जाए ताकि बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ ना हो, उनके लिए स्कूल में बाकी बच्चों से समझने पढ़ने का ये हुआ जाए, और जहाँ पे ज़रूरत हो तो काउंसलर्स के थ्रू उनको इंडिविजुअलाइज अटेंशन दिया जाए ताकि उनकी आगे की बढ़प्पन हो सके। तो यहाँ तो हमने बात की एजुकेशन की, अब बात करते हैं रोज़गार की। तो अगर हम रोज़गार की बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और जब बात आती है प्राइवेट कंपनीज़ की तो उनको लेकर मतलब समाज की क्या उम्मीदें हैं? जी, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं
तो उसमें अगेन जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 4% का जो आरक्षण है वो हमने दे रखा है। बट उसके अलावा जो जनरल प्रिंसिपल्स जो अडॉप्ट किए गए हैं, तो पहले तो सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स बनाने हैं फॉर एक्सेसिबिलिटी, जिसमें उनको प्रोवाइड करना है कि आप इन लोगों को कैसे इंक्लूड करें, एक एसओपी बना के, ताकि कि इन लोगों को आप इंक्लूड कर सके और इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए डिफरेंट जॉब्स करने के लिए। सिमिलरली एज इन स्कूल्स देयर इज़ जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की। आप ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज समबडी कि कोई अगर दिव्यांगजन है तो हम उनको नहीं ले सकते। इसके अगेंस्ट लॉ ने सख्त इन्फोर्समेंट प्रोविजंस बनाए हैं, जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप नहीं करते हैं तो फाइन भी हो सकता है सरकारी दफ्तरों पे या प्राइवेट दफ्तरों में, कि अगर ये बात आती है कि आपने किसी को नहीं लिया। तो इस मामले में ना ही राइट्स मतलब ना ही केवल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बट उसके साथ इन्फोर्समेंट के लिए मैकेनिज्म भी दे रखा है कि अगर कोई इसमें भेदभाव करे। प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने क्या किया है कि इस प्राइवेट सेक्टर के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि आप इंसेंटिवाइज कीजिए इन प्राइवेट सेक्टर को, कि कम से कम उनकी 4% जो उनकी ये है वो इन दिव्यांगजनों से की जाए। और वो ऑफ कोर्स उस सरकार की, उस लोकल गवर्नमेंट की पेइंग कैपेसिटी पे है, बट अभी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिवाइज करके उनको बोला गया है रखने के लिए। बट अगेन आप उनको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज विल इक्वली अप्लाई टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो ऐसे में ना एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, मतलब सुगमता की बात करें, चाहे वो सड़क हो, भवन हो, परिवहन हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, स्कूल हो या अस्पताल, तो दिव्यांगजनों के लिए इसे सुनिश्चित करने में कानून की क्या भूमिका है? जी, इस कानून ने एक्सेसिबिलिटी को बहुत प्रायोरिटाइज किया है। पहली बात तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी को टारगेट किया है फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एनी वर्क प्लेसेस, उन सब में उनको रेट्रोफिटिंग एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है लगाने के लिए, एज आई सेड रैम्प्स एंड हैंड रेल्स एक्सेट्रा, ताकि उन लोगों को ऐसी जगह पे, बिकॉज ना ही आपको केवल अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, आपको उनको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने का तरीका भी देना पड़ेगा, जिसके कारण ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस एक्ट मैंडेट करता है कि आप करें। सिमिलरली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि डिजिटल एक्सेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हर काम के लिए आपको वेबसाइट या रिसर्च करने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। तो सरकार ने मैंडेट किया है कि कुछ सर्टेन गाइडलाइंस और टूल्स रहते हैं जिसके थ्रू आप टेक्स्ट इनलार्जमेंट कर सकते हैं, या फिर नॉन माउस के थ्रू अगर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सारे वेबसाइट्स को इन पर्टिकुलर फीचर्स को ध्यान देते हुए अपना वेबसाइट बनाना है, ताकि वो दिव्यांगजन के लिए भी हो सके। फिर आप मान लीजिए कंज्यूमर गुड्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, जो हर रोज़ हम खाने पीने का सामान लेते हैं, उसमें जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं या फिर कुछ जो मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू के जो वो सब रहते हैं, तो सरकार ने ये भी बोला है कि सभी कंज्यूमर गुड्स वालों लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए, ताकि वो दिव्यांगजनों को भी वो उनको एक्सेस कर सकें। तो सर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, लेकिन क्या है ना, दिव्यांग महिलाओं, बच्चों और अन्य कमज़ोर वर्गों की बात की जाए तो कई बार होता है कि उन्हें एक से अधिक स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कानून ऐसे मामलों में उन्हें किस तरह अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो देता है? सो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो एक्ट थोड़े से एक कदम और आगे जाता है। तो फॉर एग्जांपल उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि आप उनके लिए बेनिफिशियरी अगर कोई लेजिस्लेशन है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगा। अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है तो उसके लिए पेनल्टी और वैलिडिटी ज़्यादा रहती है। बट मोर देन दैट उनकी ऑटोनॉमी और उनको खुद की एबिलिटी टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ, द एक्ट मतलब एक्ट उसको स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल
देयर इज़ अ स्पेसिफिक मतलब प्रोविजन है एक्ट में जिसमें वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आप कोई सर्जिकल या कोई मेडिकल एक्टिविटी या कुछ प्रोसीजर नहीं कर सकते किसी महिला पे या किसी औरत पे जो उनके कंसेंट के बाहर है। तो जो भी फॉर एग्जांपल उनको फिर आप टीचिंग्स भी देंगे रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल एजुकेशन एक्सेट्रा, ताकि वो अपने इस चीज़ के बारे में अवेयर रहे और वेरी रहे। फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम रहती है या फिर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम रहती है तो उसमें प्रायोरिटी वुमेन और बच्चों को दी जाएंगी ताकि वो एक्सेस उनको ज़्यादा मिल सके, चाहे वो घर का हो, एजुकेशन का हो या वर्क का हो। तो इसमें फिर एक सवाल हमारा ये भी बनता है कि क्या कानून में चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और स्टेट कमिश्नर जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका है, और कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर इनके पास कब और कैसे जा सकता है? चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर दो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी स्टेट्स ने इस एक्ट ने नोटिफाई की है। दोनों डिफरेंट स्तर में, एक सेंट्रल स्तर पे और एक स्टेट स्तर पे काम करते हैं। दोनों का मेन पर्पस यही है कि आप जो भी ये प्रावधान दिए हुए हैं एक्ट के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड इक्वालिटी वो मेंटेन किया जा रहा है। तो इसमें उनका मॉनिटरिंग का काम रहता है, उनका काम रहता है कि वो हर एक लॉज और रेगुलेशंस को चेक करे कि कैसे उनमें और समानता लाया जा सकता है। फिर ऑफ कोर्स वो रिकमेंडेशंस देते हैं। अगर सपोज कोई व्यक्ति उनके पास जाती है, कोई रिप्रेजेंटेशन या चिट्ठी लेके जाती है कि हमारे पास ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, चाहे वर्क फोर्स पे हो या स्कूल में हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको असेस करे और फिर वो रिकमेंडेशन देते हैं। और इस कानून ने क्या किया है कि उस रिकमेंडेशन को सख्त बनाया है, आप उसको स्ट्रेट अवे मना नहीं कर सकते हैं उसको, इवन दो इट इज़ नॉट अ जुडिशियल प्रेसिडेंट बट इट इज़ द कोर्ट्स हैव सेड दैट इट हैज़ टू एक्ट लाइक वन। सो तो यहीं पर आपसे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि हम सभी मिलकर अपने स्तर पर ऐसी क्या कोशिशें करें कि जो दिव्यांगजन है उन्हें सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि बराबरी का अधिकार और उनको सम्मान भी मिले? जी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिकॉज जब भी कोई लॉ आता है वो तो एक मैसेज होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, जो बहुत सही है। बिकॉज पहले जब हम लोग उन पे दया या उनके पर थोड़ा पिटी की तरफ से देखते थे, नाउ हमें उन लोगों को देखना चाहिए एज अनदर ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव टू गिव देम देयर एबिलिटी एंड देयर एक्सेस एंड मेक इट आवर ओन। मतलब हमारी खुद की इंडिविजुअल होनी चाहिए एम कि हम जहाँ पे भी दिव्यांगजन को, हम उनको मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम उनको सहानुभूति और उनके साथ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने संदेश हमारे साथ शेयर किया। तो आज हम बात कर रहे थे अधिकार से सम्मान तक दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकार पर, और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट शतांग सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।